हेलो 11th क्लास। हाँ जी, यूनिट 9th करे थे हम आपकी हाइड्रोजन चैप्टर। उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने मेथड्स किए थे टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम वाटर। ठीक है, आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर मींस जो आपका हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, उसके ऑक्साइड को हमने स्टडी करना है, दैट इज़ नॉन एज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ओके, तो केमिकली हैवी वाटर आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। डिस्कवर इसको जो हारोल्ड है उसने किया था, हारोल्ड सी यूरे, अमेरिकन केमिस्ट थे 1932 में। ठीक है, उन्होंने हमें ये शो किया था कि ऑर्डिनरी वाटर में यदि हम 6000 पार्ट्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 1 पार्ट आपका प्रेजेंट होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। ठीक है, मीन्स ऑर्डिनरी वाटर में जो हैवी वाटर का कंटेंट होता है वो यदि हम 6000 पार्ट की बात करें तो उसमें आपका सिर्फ 1 पार्ट मीन्स ट्रेसेस में ही ये प्रेजेंट होता है इन ऑर्डिनरी वाटर। ठीक है, तो यदि हम सेकंड यहाँ पे हेडिंग दी हुई है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर। प्रिपरेशन की यदि हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्टली ये आपका बनाया जाता है बाय द प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। प्रोलॉन्ग्ड का मीनिंग होता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो आपका लॉन्ग टाइम के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, दैट यू कैन प्रोड्यूस हैवी वाटर। ओके, अब इसमें आपके पास क्या होता है कि जब आप ऑर्डिनरी वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हो, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हो, तो जो आपका हाइड्रोजन है वो सबसे पहले, जो प्रोटियम आपका आइसोटोप है हाइड्रोजन का, वो सबसे पहले लिबरेट होता है। मीन्स ड्यूटेरियम के कंपेयर में जो लिबरेशन होती है प्रोटियम की वो फास्ट होती है। उसके रीज़न ऐसा क्यों होता है, ड्यूटेरियम जो आपका प्रोटियम है वो फास्ट रिलीज़ क्यों होता है? सबसे फर्स्ट रीज़न उसका होता है आपका, क्योंकि जो H पॉजिटिव है उसका साइज़ स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू D पॉजिटिव। ठीक है, साइज़ कम होने की वजह से जो मोबिलिटी है, जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू D पॉजिटिव। ठीक है, मास का कंसेप्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कि जो ड्यूटेरियम है उसका मास नंबर 2 होता है, दैट इज़ हैवी एज़ कम्पेयर टू प्रोटियम। ओके, सेकंड यदि हम बात करते हैं तो H पॉजिटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम होता है। जिस भी आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है दैट इज़ लिबरेटेड फास्टली। तो इसी वजह से H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल D पॉजिटिव से कम होता है, जिसकी वजह से कैथोड पे सबसे फास्ट क्या लिबरेट होगा आपका H पॉजिटिव। ओके, वो आपके डिस्चार्ज हो जाएंगे कैथोड पे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आपके पास, तो हाइड्रोजन एटम जो H पॉजिटिव है हाइड्रोजन एटम, उनमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो फास्टली होता है टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मतलब H पॉजिटिव के जो आयंस हैं वो फास्टली कंबाइन करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम एटम्स। ठीक है, तो ये 3 रीज़न होते हैं कि आपके जो प्रोटियम है वो लिबरेट होता है रेडली एज कम्पेयर टू ड्यूटेरियम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता क्या है उसमें आप देखो कैसे ये प्रोसेस होता है। आपने इलेक्ट्रोलिसिस की, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप 10th में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, मैंने बहुत बार यहाँ पे समझा दिया आपका कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, जैसे आप ऑर्डिनरी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो वहाँ से आपका जो प्रोटियम है वो आपका रिलीज़ होता रहेगा। इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू होती रहेगी जब तक आपके पास जितनी वॉल्यूम आपने वाटर की ली है उसमें से स्मॉल वॉल्यूम आपकी नहीं रह जाती। ठीक है, और जब अल्टीमेटली आपके पास प्रोटियम आपका रिलीज़ हो जाएगा तो वहाँ से आपका सिर्फ D2O बचेगा जो प्योर फॉर्म में होगा आपका, क्योंकि वहाँ से प्रोटियम के जितने भी आयंस हैं वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि यदि हम बात करते हैं 29,000 लीटर वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो वहाँ से आप सिर्फ 1 लीटर D2O फाइंड आउट करते हो। वहाँ से सिर्फ हमें 1 लीटर ही हैवी वाटर मिलता है, वो भी 99% प्योर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, ऑर्डिनरी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम जो सेल यूज़ करते हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ब्राउन, डिजिट एंड यूरे ने उसको आपका डिज़ाइन किया था। जो सेल है उसमें आपके पास क्या होता है, सेल कुछ इस टाइप से होता है। इसमें आपके पास स्टील की वॉल होती है। स्टील का जो सेल है वो 45 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है। ठीक है, जो एक्ट करता है आपका स्टील एक्ट एज द कैथोड, और वहाँ पे आपके पास एक सिलेंड्रिकल शीट होती है यहाँ पे निकल की, जिसमें होल्स होते हैं, होल को पंच किया गया है इसके अंदर, और ये आपकी एक्ट करती है एज अ एनोड। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि जो ये आपके पास सेल दिखाया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के, बहुत सारे सेल को एक दूसरे के साथ डिज़ाइन मतलब जोड़ा गया होता है ताकि आपके पास जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो हो जाए, क्योंकि वी हैव टू कंज्यूम
lot of amount of ordinary water for the electrolysis process to produce 1 liter of D2O. ठीक है, ये आप पढ़ के आ चुके हो कि 29,000 लीटर आप ऑर्डिनरी वाटर को कंज्यूम करते हैं, तो यू हैव टू यूज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, तो ये आपका मेथड है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. और इंडिया में यदि हम बात करें तो हैवी वाटर को आप मैन्युफैक्चर करते हो सिर्फ जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और जो ट्रॉम्बे है मुंबई में, वहाँ पे. ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की यदि हम बात करते हैं तो वो आपके पास आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की यदि हम बात करते हैं तो ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस सिर्फ आपके पास ये होता है. ऑर्डिनरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होता है 373 केल्विन और हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास ये होता है. तो स्मॉल डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में. तो इस दोनों की यदि हम बात करते हैं सेपरेशन की तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का आप यूज़ कर सकते हो. और इन्होंने बताया हुआ है कि फ्रैक्शनल जो कॉलम होते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में वो 12 मीटर हाइट पे लगे होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की. तो प्रॉपर्टीज़ में आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं तो जो वाटर है हैवी वाटर है दैट इज़ द कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस. ठीक है, वाटर से हैवी होता है जो नॉर्मल वाटर होता है क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. ठीक है, यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास हैवी वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर से. ठीक है, लेकिन जो आपके पास रिएक्शन होती हैं वो स्लोली, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर. उसका रीज़न आपके पास हायर मॉलिक्यूलर मास होता है. तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं. यदि आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हो, हैवी वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो वहाँ से ड्यूटेरियम एंड ऑक्सीजन रिलीज होंगे. ड्यूटेरियम आपका डाई ड्यूटेरियम कैथोड पे रिलीज होता है. जस्ट लाइक वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हो तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पे लिबरेट होती है. ठीक है, यदि हम एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल से एक्शन की बात करते हैं तो वहाँ से वो आपका जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन यदि होती तो आपके हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते, तो सेम यहाँ पे आपका सोडियम है हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका सोडियम ड्यूटेरोक्साइड आपका प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, एंड सिमिलर कैल्शियम आपका प्रोड्यूस करेगा जस्ट लाइक वाटर. ठीक है, एक्शन यदि हम मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड जो सोडियम या कैल्शियम के आपके पास मेटेलिक ऑक्साइड हैं, हालांकि उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है हैवी वाटर के साथ, लेकिन फिर भी वो आपके ड्यूटेरोक्साइड वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, नॉन मेटल से यदि हम एक्शन की बात करें तो नॉन मेटल से जो एक्शन होता है आपका हैवी वाटर का तो वहाँ से ड्यूट्रोफॉस्फोरिक एसिड आपके प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, और यदि हम SO3 या जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ड्यूट्रोसल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, मेटेलिक कार्बाइड की यदि हम बात करें तो मेटेलिक कार्बाइड से दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. यहाँ से आपका जो हैवी वाटर है वो कॉम्बिनेशन करके आपका जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ड्यूटर हाइड्रोकार्बन वो प्रोड्यूस करता है. जैसे यहाँ से आपकी प्रोड्यूस हुई है एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन जब हम हैवी वाटर से करते हैं तो ड्यूटर मीथेन प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मेटेलिक नाइट्राइड या फोस्फाइड से. वहाँ से भी आपका जो है पर्टिकुलरली ड्यूटर अमोनिया, ड्यूटर फॉस्फीन वगैरह ये प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, यदि हम फॉर्मेशन करें ड्यूट्रेट्स की तो जैसे आपका जो ऑर्डिनरी वाटर है वो कंबाइन होता है आपके पास डिफरेंट कंपाउंड के साथ, तो सिमिलरली आपका हैवी वाटर भी कंबाइन होकर ड्यूट्रेट्स बनाता है. जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट पेंटाड्यूट्रेट. ठीक है, यदि हम एक्सचेंज ऑफ आयन की बात करें तो ऑर्डिनरी वाटर की तरह हैवी वाटर भी आपका आयन्स को एक्सचेंज कर सकता है. जैसे HCl के साथ एक्सचेंज रिएक्शन करके DCl + HOD प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल आप यहाँ से लर्न कर लेना. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो इंजरियस होता है ह्यूमन बींग्स के लिए. नॉर्मली वाटर जैसे आपका लाइफ को सपोर्ट करता है तो हैवी वाटर हमारी लाइफ सपोर्ट में कोई रोल प्ले नहीं करता. ठीक है, यूजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है. न्यूक्लियर रिएक्शन यदि आपके पास होती हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन को इफ़ वी वांट टू कंट्रोल द न्यूक्लियर रिएक्शन तो वी हैव टू यूज़ हैवी वाटर एज अ मॉडरेटर. ठीक है, मॉडरेटर का काम क्या होता है? रिएक्शन को कंट्रोल करना, कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड को कम कर देता है. ठीक है, एज अ ट्रेसर कंपाउंड यूज़ होता है. तो जब हमें किसी भी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म को स्टडी करना होता है तो वी कैन यूज़ हैवी वाटर एज अ ट्रेसर कंपाउंड.
ठीक है। तो नेक्स्ट, यदि हमें डाइड्यूटेरियम प्रोड्यूस करना है तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डाइड्यूटेरियम। तो यूजेस आपने करने हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द टॉपिक ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। एंड इस चैप्टर में से आपका लास्ट टॉपिक बचता है विच इज़ नोन एज द हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट और थ्योरेटिकल पोर्शन है कम्प्लीटली, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोजन इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है वो आप समझो एक बार। देखो, आज के टाइम में यदि हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी की, कोयल, पेट्रोलियम, डीजल, दे एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो रिजर्व्स हैं, उनके जो सोर्स हैं वो आपके पास लिमिटेड होते हैं वर्ल्ड में, जो फास्ट ड्विंडलिंग हो रहे हैं, मीन्स जल्दी से वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए कि ये आपकी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में, इसको आपका मीन्स वी वांट टू अचीव द अल्ट्रा ऑफ दैट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमें जो ये एनर्जी सोर्सेज है इनका कुछ अल्टरनेटिव सोर्स हमें मिल जाए। ठीक है, हालांकि आज के टाइम में आपका न्यूक्लियर पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स को आप अल्टरनेट सोर्स मान सकते हो कोयल एंड पेट्रोलियम का, लेकिन वहाँ पे सर्टेन इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ आपके इसलिए है क्योंकि वो हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें रनिंग कार, शिप्स या एरोप्लेन में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मीन्स हमें कुछ ऐसा एनर्जी का सोर्स चाहिए विच रिमेन एनवायरमेंटल सेफ़, जो हमें एनवायरमेंटल सेफ्टी हमें प्रोवाइड करे। तो वहाँ पे आप हाइड्रोजन को देखते हो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी टू बर्न हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, पावर प्लांट, मोटर व्हीकल। ठीक है, तो उस सोर्स ऑफ एनर्जी का ऐसा प्रपोजल दिया गया है कि आप हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको नाम दे दिया गया हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी के आपके पास बहुत सारे एडवांटेज है। सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो आपके पास यही है कि डाई हाइड्रोजन आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये जो डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ये डिफरेंट आपके पास जो फ्यूल्स हैं, जैसे डाई हाइड्रोजन, मीथेन होगी यहाँ पे, एलपीजी, ऑक्टेन हो गया, गैसोलीन, तो उसके आपके पास दिखाए हुए हैं कि एनर्जी कितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है कि जो डाई हाइड्रोजन है वो आपकी ऑक्टेन या गैसोलीन से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी तक आपकी रिलीज़ कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे मेन यहाँ पे तो सबसे मेन चीज़ तो यही आ गई कि डाईहाइड्रोजन आपकी लार्ज अमाउंट एनर्जी का जो है वो रिलीज़ कर सकती है। सेकंड, आपके पास जो एडवांटेज है वो आपके पास क्या हो सकता है कि यदि हम बर्निंग करते हैं हाइड्रोजन की एयर या ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ से सिर्फ एक प्रोडक्ट आपकी रिलीज़ होती है, उसको आप बोलते हो वाटर इज़ द ओनली ए प्रोडक्ट। लेकिन यदि हम बर्निंग करते हैं कोयल की, पेट्रोल की या डीजल की, तो वहाँ से आपके पास डिफरेंट पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, CO2 जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेड के कंपाउंड वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं दे आर नॉट एनवायरनमेंट सेफ। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन से एक प्रोडक्ट आपकी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ द ओनली वाटर। तो अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है उसका आपके पास रीज़न ही, मतलब उसका मीनिंग ही यही होता है कि वी हैव टू यूज़ एज अ हाइड्रोजन एज अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ सेफ टू आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये कंसेप्ट दिया हुआ है ये आपने खुद पढ़ना है बेटा, क्योंकि यहाँ से आपका टोटली जो कंसेप्ट है वो थ्योरेटिकल है। सिंपल सी बात की हुई है। फर्दर यदि हम इसको स्टडी करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं जो इकोनॉमिकल भी ना हो और हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस भी कर पाएँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज की बात की हुई है कि हाइड्रोजन का हालांकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है आपका 20.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हाइड्रोजन है उसको हम ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से दूर रखें, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर आपके प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स जो बचता है हाइड्रोजन को स्टोर करने का, वो सिर्फ या तो मेटल बचते हैं या आपके एलॉय बचते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, हम पढ़ के भी आए हैं।
ठीक है। और यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो सिंपल ये रिएक्शन आपने ज़रूर करनी है, दैट इज़ द, ये आपका एक थर्मोकेमिकल साइकिल दिया हुआ है रिएक्शन का, कि आपके पास हाइड्रोजन को आप कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज की बात की हुई है कि लिक्विड जो हाइड्रोजन है उसको स्टोर करना आपके लिए इजी होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना आपके लिए इजी होता है, अंडरग्राउंड टैंक्स की हेल्प से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी बात की हुई है कि 2005 में जो रनिंग ऑटोमोबाइल्स है उसमें सीएनजी के साथ 5% हाइड्रोजन को मिक्स किया गया था, ठीक है। तो मतलब वी वांट टू यूज़ हाइड्रोजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी का कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट आपका बताया हुआ है, एंड दैट इज़ योर लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, जो यूनिट 9 है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है इस यूनिट में, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता, आप अदर्स टॉपिक्स पढ़ते हो इसमें से जो हमने लेफ़्ट कर दिए हैं वो भी आप यदि पढ़ते हो तो फिर उनमें से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर का आपने रिवीजन करना है, ऑल द एनसीईआरटी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सेंड भी किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को मैसेज करके, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता आप मेरे से पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।